नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है जी आप सभी के एक बार फिर से। मैं आपका दीपक शर्मा सर स्वागत करता हूं आपके अपने इस बैच में, अपने इस क्लास में। आशा है, उम्मीद है आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, आपकी जिंदगी मस्त वाली कट रही होगी। फटाफट से आ जाइए, लाइव हो जाइए। गुप्ता एम्पायर, गुप्त साम्राज्य हम और आप मिलकर कर रहे थे, और आज इसी गुप्ता एम्पायर को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने चंद्रगुप्त सेकंड तक इसको कर लिया था, है ना। किसी का कोई डाउट, शक, शुबा, संभव तो नहीं? कुछ भी आपको पूछना तो नहीं जी? गुप्ता एम्पायर, गुप्त साम्राज्य में गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत का स्वर्ण काल, स्वर्णिम युग कहा गया है जी इसे। शानदार, जानदार, दमदार आपका गुप्त साम्राज्य। भाइयों बहनों, हैंड रिटन नोट से ही तो पढ़ा रहा हूँ, हाथों से ही तो लिख कर पढ़ा रहा हूँ मेरे बच्चे। चलो आज तुम्हारी ये भी इच्छा पूरी कर दूंगा। अरे अभी गुप्ता एम्पायर आज भी चलेगा आपका। नेक्स्ट वीक से उदय कुमार जी। आशीर्वाद सिद्ध भाई, आशीर्वाद। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि पूरे एशिया को राह दिखाने वाले, प्रकाशित करने वाले, रोशनी में लाने वाले। अगर किसी के जीवन में अंधेरा है तो उसमें रोशनी, मतलब क्योंकि वो जापान में भी बौद्ध धर्म रहा, तिब्बत में भी रहा, नेपाल में भी रहा, चाइना में भी रहा। तो इसलिए लगभग गौतम बुद्ध की वजह से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत हुआ, तो लाइट ऑफ एशिया उनको कहा जाता है, क्योंकि एशिया के क्षेत्र में ज्ञान का सागर लेकर आए। ओके बीटू, कोई बात। ठीक है भाई, चलो भाई शुरुआत करें। ठीक है श्रीकांत, कोई बात नहीं, आज इस दिक्कत को दूर कर देंगे। सर आज आरती मैम की क्लास में किसी स्टूडेंट ने बहुत गलत कमेंट किए थे। क्या कमेंट करे थे बताओ, ब्लॉक कर देंगे उसको। और कौन सा स्टूडेंट है? आप डाउट पूछो, समझ में आता है, ठीक ठाक पूछो, समझ में आता है, लेकिन गलत कमेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है। आ जाएगा बेटा समझ, चिंता मत के श्रीकांत मीना, ठीक है। तो गुप्ता एम्पायर, गुप्त साम्राज्य में चौथा शासक, आप हेडिंग डालो फोर्थ रूलर। चौथा शासक का फटाफट हेडिंग डाल लीजिए जी, जल्दी से। चौथा शासक फोर्थ रूलर कुमार गुप्त के नाम से 415 से 415 से 455 तक ही रहेगा, यानी कि 415 टू 455 एडी। 455 से 415। सर वी वांट मिक्स जीएस प्रैक्टिस सर, ऑल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। अच्छा बिल्लू जी, आपकी डिमांड पर ही मैं इसी संडे को एक क्लास लगवाता हूं विद्याग्राम यूट्यूब पर। पूरे रेलवे जीके जीएस के लिए मिक्स क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे रेलवे जीके जीएस में। बहुत जल्दी मैं इसी का आयोजन आपके लिए करवाता हूं जी, ठीक है, डू नॉट वरी। इसी टाइप से इसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है प्रमोद जी, मैं इसके लिए कुछ करवाता हूँ जी आपके लिए। मैम से बोला था हिंदी में पढ़ाने के लिए, तो कौन सी बड़ी बात है, तो मैम तो हिंदी में पढ़ा देती है, उसमें क्या है।
लेकिन साइंस में भी क्या दिक्कत है ना, कुछ शब्दों की हिंदी नहीं है, मतलब उसे हिंदी में भी वही बोलेंगे, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक्स से कैसा मतलब विषय है कि कुछ शब्दों की हिंदी है ही नहीं। तो कुमारगुप्त तो पहले आप लिख लोगे, ही वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, ये चंद्रगुप्त सेकंड का बेटा था, याद रखना। सन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, ये चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा था। वही चंद्रगुप्त सेकंड जिसने विक्रमादित्य की उपाधि अपनाई। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज शक्रादित्य, इसने शक्रादित्य की उपाधि अपनाई। शक्रादित्य की उपाधि और महेंद्रदित्य की उपाधि, दो उपाधियां इसने अपनाई हैं। एक शक्रादित्य और एक महेंद्रदित्य। शक्रादित्य और एक महेंद्रदित्य, ठीक। आओ बेटा आओ, हिमांशु जी बिल्कुल आओ। ये इससे ये क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा लिख लो। ही इस्टेब्लिश्ड नालंदा यूनिवर्सिटी, इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। ही इस्टेब्लिश्ड नालंदा यूनिवर्सिटी, इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो नालंदा विश्वविद्यालय का आपने नाम सुना होगा। ये देखो जी, आज के समय में ऐसा दिखाई देता है। तो इसे तो खैर हम मिडाइवल हिस्ट्री मध्यकालीन में पढ़ेंगे। इसी नालंदा विश्वविद्यालय को बाद में मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने आग लगा दी थी। वालेकुम अस्सलाम भाई मोहम्मद खुर्रे जी, मेरे बच्चे। तो याद रखना, ये नालंदा विश्वविद्यालय आज के समय में खंडर हो चुका है। तो आप इसे लिख लें, नालंदा यूनिवर्सिटी। ये रहा जी नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा कहां पर है? बिहार में है। किस राजा के समय में ये बना? तो कुमार गुप्त के समय में ये मतलब बना। सर कुछ बॉयज स्टूडेंट फीमेल टीचर्स को बहुत परेशान क्यों भाई? ऐसी ऐसी बातें करोगे बेटा तुम लोग हैं? फीमेल टीचर को परेशान करोगे ऐसे बेटा? देश के अधिकारी बनोगे, ऐसे ही देश की सेवा करोगे? ऐसा ना करो यार। सनी यादव जी नालंदा से ही हैं, वेरी गुड। तो नालंदा विश्वविद्यालय किसके समय में बना? कुमार गुप्त के समय में बना। ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार आया है, याद रखना जी, स्टार बना लेना, ठीक है। चलिए अगला शासक लिखो, पांचवा और ये आखिरी शक्तिशाली शासक है, याद रखना। ये पांचवा और आखिरी शक्तिशाली शासक है। इसके बाद जितने भी शासक हुए हैं वो शक्तिशाली नहीं हुए हैं और ना ही उन्होंने अच्छे से रूल किया है। ये आखिरी और पांचवा शक्तिशाली शासक है, ध्यान रखना जी इस बात को। स्कंदगुप्त नाम है, स्कंदगुप्त। इसका टाइम बिल्कुल ठीक लगा है, 455 टू 467, 455 से 467 एडी या ईसवी। अच्छा शुभम, शुभम मैम को भी करते हैं परेशान? रुक जाओ बेटा मैं देखता हूं। स्कंदगुप्त आप लिख लो, सन ऑफ कुमारगुप्त प्रथम। ये कुमारगुप्त प्रथम का बेटा था। कुमारगुप्त प्रथम, ये कुमारगुप्त प्रथम का बेटा था, ठीक है। ही एडॉप्टेड वन फेमस टाइटल, इसने भी एक मशहूर उपाधि अपनाई थी। लिख लो, स्कंदगुप्त ने कौन सी उपाधि अपनाई थी? तो इसके टाइटल, उपाधि का नाम लिख लीजिए। इसने उपाधि अपनाई थी कर्मादित्य। कर्मादित्य, देखो हर एक की उपाधि में हमारे आदित्य सर आ रहे हैं। विक्रमादित्य, तो विक्रम और आदित्य, कर्मादित्य, कर्म और आदित्य। क्या बेटा दिवेश बताओ, क्या कर रहा था? ही एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ कर्मादित्य, इसने कर्मादित्य की उपाधि अपनाई, ठीक है। कर्मादित्य।
एक उपाधि ये हो गई। एक और उपाधि अपनाई थी, लिख लो, परम भागवत की। ही ऑल्सो एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ परम भागवत। इसने परम भागवत की भी उपाधि अपनाई। परम भागवत की उपाधि अपनाई। सर कहीं आदित्य सर ही तो दूसरा जन्म लेके नहीं आ गए? अरे हो सकता है भैया, अपने तो आदित्य सर कुछ भी कर सकते हैं। लिखना, ये पॉइंट बहुत अच्छा आ रहा है, नोट बना के लिखो, ये एग्जाम में आता भी है। लिख लो, सर ने कहा था ये एग्जाम में आता है। लिखो, इन हिज टाइम, इसी के समय में, हुन्स इन्वेडेड इंडिया। लिखो, इसी के काल में या समय में हुणों ने भारत पर हमला किया। हुणों ने भारत पर हमला किया। छापो। थैंक यू बीटू। यस बेटा शिवाशीष। क्या बताना है काजी? तो हुणों ने भारत पर हमला किया, ये क्वेश्चन आता है हुड़ों का। ये वही है भैया जो आपको पता होगा कि हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। सर आज थोड़ा कम पढ़ाना, नोटबुक मेरी लाइब्रेरी में रह गई है। अरे नहीं यार, ये मत कर बाबू। आया हूं तो पढ़ाकर ही जाऊंगा पूरा। क्लास अगर स्टार्ट हो गई है, लाइव का बटन दबा दिया है मैंने, तो पूरा ही पढ़ा के जाऊंगा। हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। तो हुड़ कहां से थे? ये एक जनजाति थी, लिख लो, सेंट्रल एशिया के, मध्य एशिया के थे ये। हालांकि हुण आएंगे जरूर, लेकिन ये हुणों को हरा देगा, ये हुणों को पराजित कर देगा, लेकिन उन्हें पराजित करने में इसकी पूरी ताकत लग जाएगी। इसी के बाद से गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, गुप्त साम्राज्य का पतन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, गुप्त साम्राज्य से पतन होना शुरू हो जाएगा। तो जब पतन होना शुरू हो जाएगा तो फिर हम बोलेंगे स्कंदगुप्त गुप्त साम्राज्य का आखिरी शक्तिशाली शासक हुआ है, लास्ट पावरफुल रूलर हुआ स्कंदगुप्त, ये बालक। ठीक है, तो इसी के समय में हुण आए थे। कहां से आए थे? सेंट्रल एशिया यानी कि मध्य एशिया से आए थे। इस मैप में आप देख सकते हैं, सेंट्रल एशिया मध्य एशिया से आई थी जी हुन्स। ये देखो, ये लिखा है साफ साफ, ये हुन्स, ये हुणों का एरिया था। ठीक है, सेंट्रल एशिया मध्य एशिया, तो ये आए थे। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि हुण किसके समय में आए थे? ओके बिल्लू। बिल्लू, अरे तेरे लिए जान दे दूंगा बेटा, ये कौन सी बड़ी बात है। अच्छा सर, हमारे यहाँ लखनऊ में लाइब्रेरी में आग लग गई थी, इसलिए लाइब्रेरी बंद है। आज स्टूडेंट की डेथ, अच्छा 15 स्टूडेंट की डेथ हो गई। अरे यार भाई, घर पर रह के पढ़ो, कहीं मत जाओ अब तो, ऐसा समझो। इंद्रजीत जी आपका कमेंट दिख रहा है। तो स्कंदगुप्त का यही एक है कि एक तो आखिरी शक्तिशाली शासक है, तो इसके बाद भी बहुत सारे शासक होंगे। ठीक है ना, भानुगुप्त होगा, एक ध्रुवगुप्त होगा, कई सारे शासक हुए। आप सीधे लिखो लास्ट गुप्ता रूलर, आखिरी गुप्त शासक का नाम विष्णुगुप्त। इसके बाद सीधे आप हेडिंग डालें विष्णुगुप्त, आखिरी गुप्त शासक, 540 से 550 ईस्वी एडी, विष्णुगुप्त। ठीक है, लास्ट रिकॉग्नाइज्ड किंग ऑफ गुप्ता पीरियड,
यानी कि गुप्त शासन काल में या गुप्त साम्राज्य का आखिरी गुप्त शासक, फाइनल फेज माना जाता है, अंतिम चरण। इसका शासनकाल जो है वो फाइनल फेज या अंतिम चरण ही माना जाता है। फाइनल फेज या अंतिम चरण माना जाता है इसका शासनकाल, याद रखिएगा जी आप, ठीक है। फाइनल फेज, अंतिम चरण। विष्णुगुप्त। कौन सा गुप्त? विष्णुगुप्त। लास्ट रूलर है ये। इसके बाद गुप्त साम्राज्य समाप्त हो गया। लेकिन गुप्त शासकों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गुप्त शासकों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है गुप्ताओं के बारे में उनका प्रशासन, मतलब उनका एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर हम गुप्ताओं के प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप इसमें हेडिंग डालिए गुप्त शासकों के बाद की आज की सबसे अहम हेडिंग, और लो आपकी इच्छा पूरी कर दे तो आप बोल रहे हो सर हैंड रिटन हैंड रिटन हैंड रिटन। अब पूरा समझ में आएगा जी आपको। हेडिंग डाल लीजिए, आर्किटेक्ट ऑफ गुप्तास। लिख लो गुप्ताओं की वास्तुकला। तो अब हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं गुप्ताओं की वास्तुकला, कि इन गुप्ताओं ने क्या क्या बनवाया मेरे बच्चे। तो गुप्ताओं ने क्या क्या बनवाया ये देख रहे हैं। तो एक तरफ हेडिंग डालो, एक तरफ हेडिंग डालो, एक तरफ तो यहां लिख लो आप गुप्ताओं के पिलर। सबसे पहले स्तंभ देखते हैं आर्किटेक्ट में। तो यहां लिख लो स्तंभ। गुप्ताओं के काल के स्तंभ बड़े मशहूर हुए हैं। एक तरफ लिख लो पिलर और एक तरफ लिख लो किंग राजा। ए राजा के कौन सा स्तंभ किस राजा के समय में बना है? कौन सा स्तंभ किस राजा के समय में बना है? कौन सा स्तंभ किस राजा के समय में बना है? सर गुप्त की जगह मौर्य लिख गया है, सॉरी, क्या मैंने मौर्य लिख दिया? नहीं यार, मैंने तो गुप्ता ही लिखा है, मैं तो ऐसी गलती करता नहीं हूं। हाँ, पहला स्तंभ आप इसमें लिखें, कौन सा लिखा दूं, कौन सा लिखा दूं? चल, प्रयाग पिलर। प्रयाग स्तंभ, प्रयाग पिलर, प्रयाग स्तंभ। वास्तुकला का मतलब होता है इमारतें, बिल्डिंग वगैरह, जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनवाते हो, ठीक है। जैसे ताजमहल, एक वो मुगलों की वास्तुकला हो गई। ये मौर्य का लास्ट शासक है, ये नहीं, ये मौर्यों का नहीं है, गुप्ताओं का लास्ट शासक है। मौर्यों का गुप्त शासक, वो लास्ट शासक मैंने लिखाया था बृहद्रथ, ठीक है। प्रयागराज वाला किसने बनवाया? तो देखो, इसे याद करने की ट्रिक बताता हूं। प्रयाग मतलब, प्रयाग का मतलब वो स्थान जहां पर, मतलब इलाहाबाद, जहां पर गंगा और यमुना मिलती। तो गंगा और यमुना का क्या होता है? संगम होता है। कौन से स्थान पर? प्रयाग स्थान पर। तो जहां पर गंगा और यमुना का संगम होता है, जहां पर गंगा और यमुना का संगम होता है, तो जहां पर गंगा और यमुना का संगम होता है उसको हम कहते हैं जी प्रयाग। उसको हम कहते हैं जी प्रयाग। और संगम पे क्या मिलेगा? संगम पे पानी मिलता है। संगम किसका हो रहा है? पानी का हो रहा है। तो इसलिए प्रयाग पिलर भी वही बनवाएगा जिसके नाम में पानी होगा। तो सभी राजाओं में, जितने भी गुप्ताओं के राजा हुए हैं, उनमें किसका नाम ऐसा है जिसके नाम में पानी है या पानी जैसा है? तो वो है समुद्रगुप्त, यानी समुद्र कहने का मतलब पानी। कैसी लगी मेरी ये ट्रिक? फटाफट से जरा कमेंट भी करोगे भाई। तो समुद्रगुप्त ने बनवाया, ध्यान रखना, समुद्रगुप्त के द्वारा बनवाया। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त नामक शासक ने प्रयाग पिलर, प्रयाग स्तंभ को बनवाया है। और वो भी ये समुद्रगुप्त का जो मंत्री था ना, जो पोएट कवि हरि सिंह, उसने इसको बनवाया था, ये भी याद रखना, ठीक है। दूसरा स्तंभ, दूसरा स्तंभ है जी आपका जूनागढ़।
जूनागढ़ पिलर। जूनागढ़ कहाँ लिखाया था? गुजरात। प्रयाग तो यूपी में ही है। जूनागढ़ बनवाया स्कंदगुप्त ने, वही आखिरी शक्तिशाली शासक भैया स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने जूनागढ़ बनवाया। ठीक है, स्कंदगुप्त ने ही उसको रिपेयर भी करवाया। जो मैंने आपको जूनागढ़ में एक सुदर्शन लेक जो लिखाई है, सुदर्शन झील जो मतलब लिखाई है, उसको बनवाया भी उसी ने, स्कंदगुप्त ने उसको रिपेयर भी करवाया है। ठीक है। गजब, वेरी गुड। ब्लैक बोर्ड व्हाइट कर लो, आज उस पर पढ़ाओ। आज उस पर क्यों पढ़ाए? आज ऐसा क्या खास बात है? बताओ भाई, ब्लैक पर व्हाइट पे किस पर पढ़ा? तुम ही लो, मैं तो पहले व्हाइट पे पढ़ाता था 6 महीने पहले। फिर बच्चों ने बोल दिया, अरे सर व्हाइट पे पढ़ाओ, मतलब ब्लैक पे पढ़ाओ, ब्लैक पे पढ़ाओ। तुम्हारे चक्कर में तो मैंने पूरा रूम ब्लैक करवाया, सामने भी मैंने ब्लैक फॉर्म लगवाई है, साउंड प्रूफ वाली। पूरा मैंने काला ही करवाया है, ताकि मतलब कुछ भी रिफ्लेक्शन ना आए, कुछ भी रिफ्लेक्ट होके दिखाई ना दे। पूरा मैंने ब्लैक करवाया इसीलिए। ठीक है। कैपिटल नहीं है बेटा, कैपिटल तो गुप्त साम्राज्य की पाटलिपुत्र ही थी। कैपिटल तो मेरे बच्चे पाटलिपुत्र थे इनकी। क्या? पाटलिपुत्र। अब फिलहाल की सही है, ठीक। तीसरा स्तंभ आप इसमें लिख लो, प्रयाग हो गया, जूनागढ़ हो गया। तीसरा स्तंभ आप लिख लो मेहरौली। मेहरौली। तीसरा स्तंभ आप लिख लीजिए जी, मेहरौली। हाँ, व्हाइट आंखों में चुभता है, बिल्कुल सही बात है। मेहरौली किसने बनवाया? तो चंद्रगुप्त सेकंड, वही विक्रमादित्य ने। चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि वो राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि अपनाई। मेहरौली कहाँ है? मेहरौली आपका दिल्ली यानी कि दिल्ली में है। और ये एक आयरन पिलर है, ये लोहे का स्तंभ है। और ये ऐसा स्तंभ है, आप सोचो इस पर अभी तक जंग नहीं लगी है। ये ऐसा स्तंभ है, ये लोहे का है, आयरन का है, इसके ऊपर अभी तक जंग नहीं लगी है। कितना फाइन क्वालिटी का लोहा इस्तेमाल होगा कि बिल्कुल खुले में रखा हुआ है, भरी बरसात और आप पानी के कांटेक्ट में, हवा के कांटेक्ट में है, लेकिन अभी तक जंग नहीं लगी है। ठीक है, जंग नहीं लगी है। कल वाली क्लास का पीडीएफ नहीं आया है? चलो भाई, अभी इन दोनों की साथ साथ में अपलोड करवा दूंगा। वैसे तो आ जाना चाहिए था, नहीं आया तो मैं क्लास के बाद स्टाफ से बात करता हूँ। चौथा और आखिरी स्तंभ बना है ऐरान पिलर। लिख लो ऐरान स्तंभ, ऐरान पिलर। ऐरान कहाँ पर है? एमपी मध्य प्रदेश में है। ये किसने बनवाया? तो ये बनवाया भानुगुप्त ने। एक गुप्त शासक हुआ है भानुगुप्त। भानुगुप्त के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। हुआ होगा कोई भानुगुप्त, उसने इसका निर्माण करवाया। लेकिन ये स्तंभ इतना फेमस क्यों है, आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसके नीचे नोट बनाकर आप मतलब पॉइंट लिख लो। नोट बनाकर पॉइंट लिख लें। लिखें, फर्स्ट एविडेंस ऑफ सती सिस्टम इज फाउंड। मतलब इस स्तंभ से हमें सती प्रथा के पहले साक्ष्य मिले हैं। लिख लो, सती प्रथा के पहले
सबूत या साक्ष्य यहीं से मिले। तो सती प्रथा के पहले साक्ष्य हमें यहीं से मिले हैं। स्टूडियो टूर, चलो वो भी करवाता हूं एक दिन। सती प्रथा के पहले साक्ष्य हमें यहीं से मिले हैं। सती प्रथा के पहले साक्ष्य हमें यहीं से मिले हैं। सती प्रथा समझते थे हो ना, कि मतलब जहां वाइफ को उसके पति की मौत के बाद उसकी अर्थी पर जिंदा जला दिया जाता था। यस, एरन अभिलेख, तो एरन नामक जो स्तंभ है, यहीं से हमें पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में सती प्रथा के साक्ष्य देखने के लिए मिले। अच्छे से याद कर लेना, सती प्रथा के पहली बार के साक्ष्य एरन अभिलेख से ही हमें मतलब प्राप्त हुए हैं। द अपियरेंस ऑफ फर्स्ट सती सिस्टम। तो सती प्रथा के पहले साक्ष्य आपको यहीं से मिलेंगे। ठीक है। सती प्रथा, सती प्रथा, सती प्रथा, सती प्रथा। Yes, wife is burnt on husband's dead body. या एकदम सही बात। ठीक है, तो ये तो इनके स्तंभों के बारे में हो गई। पहला आर्किटेक्ट। दूसरा आर्किटेक्ट, इनकी कुछ केव मिली है, तो दूसरी आप हेडिंग डालो आर्किटेक्ट में ही, केव पेंटिंग्स, मतलब गुप्त कालीन की सुरंग या गुफा चित्रकारी। सुरंग चित्रकारी, हमें गुफाओं के अंदर पेंटिंग मिली है। गुफाओं के अंदर पेंटिंग मिली है, देख रहे हो। केव पेंटिंग, द एविडेंस ऑफ द केव पेंटिंग, यानी कि गुफाओं के अंदर चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सर, एक मेरा भाई कहता है पढ़ाई बर्बादी का रास्ता है, बताओ उसे क्या कहूं। उसे ये बोलो कि वेट एंड वॉच। आप पढ़ाई करते रहो, उसे मत करने दो। फिर ऐसे को यही बोल सकते हो, जब आप सफल होगे उसे ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। 1828 में अंत किया, नहीं नहीं बेटा, 1828 में नहीं, सती प्रथा का अंत हुआ 1829 में, अंशु कुमार जी, एक साल बाद। तो 3 गुफा चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं, लिख लो। एक तो अजंता केव, यानी कि अजंता की गुफा, नाम सुना होगा, अजंता सुरंग। दूसरा एलोरा केव, मतलब एलोरा की गुफा। और तीसरा अजंता, एलोरा, और तीसरा आप इसमें लिख लो बाघ की गुफाएं। बाघ केव, बाघ की गुफाएं, बाघ की गुफाएं। अजंता एलोरा ये दोनों तो महाराष्ट्र में है, और बाघ आपका एमपी मध्य प्रदेश में है। इन तीनों गुफाओं का संबंध जैनिज्म, मतलब जैन धर्म के साथ भी है, बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के साथ भी है, और हिंदुज्म, मतलब हिंदुओं के साथ भी है। फटाफट छापो जरा पूरा, जैसे ही हो जाए लिख देना डन। अजंता एलोरा दोनों ही महाराष्ट्र में है, बतायो तो विक्की कुमार जी, लिखा तो है सामने मेरे बच्चे, अब क्या जान लेगा अपने सर की। इन गुफाओं का संबंध, मतलब इनके अंदर आपको जैन धर्म से रिलेटेड पेंटिंग मिल जाएंगी, बौद्ध धर्म की पेंटिंग भी मिल जाएंगी, और हमें हिंदू धर्म की पेंटिंग भी मिल जाएंगे। ये खुद हिंदू थे, तो इसलिए हिंदू तो ये बनवाएंगे ही। महाराष्ट्र में
अजंता और एलोरा और बाघ की गुफाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। बहुत ही शानदार गुफाएं हैं ये। लेकिन फिर भी आपका समय खराब चल रहा है और आपसे ये पूछ लिया जाए किसी एक राजा के समय में नहीं बना है, किसी राजा ने बनवाना शुरू करा होगा, किसी ने अंत करवाया है, इस हिसाब से है ये। तो इसलिए कोई एक नाम इनके साथ आपको नहीं मिलता है, ठीक है। तो एक नाम नहीं मिलता है, इसीलिए आपको एक कोई नाम इसमें याद भी नहीं करना है, ठीक। फिर भी वो आपसे पूछे कि मुख्यतः किस रिलीजन का संबंध ज्यादातर था, तो बौद्ध धर्म के ऊपर स्टार बनाओ। अगर इन तीन में से किसी एक को आंसर लगाना है कि अजंता एलोरा बाघ की गुफाएं ज्यादातर किस धर्म या रिलीजन के ऊपर मतलब बेस्ड है, तो आंसर आपका होगा बुद्धिज्म, यानी कि बौद्ध धर्म के ऊपर ये निर्भर है, ठीक है। देखो, रेलवे के जीएस के लिए आप पूछते हो ना कौन सी किताब बेस्ट है, तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि जो सबसे बेस्ट किताब है वो यही है। मैंने खुद भी इसे पढ़ के देखा है, रेलवे जनरल स्टडी के नाम से। इसकी खास बात क्या है कि जिस हिसाब से जितनी थ्योरी होनी चाहिए उतनी थ्योरी है, ठीक है, और उसी के हिसाब से इसमें क्वेश्चन भी है। और लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2024-2025 तक के क्वेश्चन आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। 2024 और 2025 तक के क्वेश्चन आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। आप इस हिसाब से इस किताब को देख सकते हैं। काफी शानदार किताब है, बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई है। तो आप एक ले लो, मतलब इस किताब को अगर देखो भाई, मैं बोलूँ किसी और की किताब लो तो हमारी किताब से पढ़ो यार, ठीक है। हमारी किताब से पढ़ोगे तो उसका अलग ही मजा है, ठीक है। ये रही जी बुक, ये रही आपकी किताब, ठीक है। और आज मॉक टेस्ट में हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन उड़ा दिए। मैंने कहा दीपक सर के चेले हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू। सॉफ्ट कॉपी तो नहीं मिलेगी। केव पेंटिंग के अलावा और इनके आर्किटेक्चर में क्या देखने के लिए मिलता है, तो तीसरे नंबर पे लिख लो टेम्पल्स। गुप्ताओं के मंदिर भी बहुत फेमस हुए हैं। टेम्पल्स यानी कि मंदिर भी बहुत मशहूर हुए हैं। गुप्ताओं के मंदिर, तो गुप्ताओं के टेम्पल, गुप्ताओं के मंदिर बहुत मशहूर हुए हैं। दो चार मंदिरों के नाम लिख लो। तो दो चार मंदिरों के नाम लिखोगे तो आपको महसूस हो जाएगा, ठीक है। तो पहले मंदिर का आप इसमें नाम लिखें। पहला मंदिर हमें इसमें मिलता है 10 अवतार टेम्पल। 10 अवतार मंदिर, 10 अवतार टेम्पल, 10 अवतार मंदिर, ठीक है। यूपी उत्तर प्रदेश। दूसरा मंदिर आप इसमें लिख लीजिए, एक हमें मिलता है कंकली टेम्पल, कंकली मंदिर। कंकली मंदिर हमें एमपी मध्य प्रदेश, ये एमपी मध्य प्रदेश। तीसरा मंदिर है एक पार्वती टेम्पल, पार्वती मंदिर, ये भी एमपी मध्य प्रदेश। चौथा मंदिर लिख दो, इसमें एक हमें विष्णु टेम्पल भी मिलता है। वैसे तो विष्णु के बहुत सारे बने हैं, लेकिन एक हमें फेमस मंदिर मिलता है भगवान विष्णु का, ठीक है। तो भगवान विष्णु का मंदिर हमें मिलता है, ठीक है, मतलब विष्णु टेम्पल। और एक वराह टेम्पल भी मिलता है, वराह, यानी कि वराह अवतार के ऊपर है। ये दोनों एमपी से ही मिलते हैं, ईरान से ही मिलते हैं। एमपी से मिलते हैं, ईरान से मिलते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, हमें मतलब गुप्त काल में भगवान विष्णु के ज्यादातर मंदिर देखने के लिए मिले हैं।
ठीक है ना। भगवान शिव के भी मिले हैं, शिव टेम्पल भी मिले हैं, एमपी मध्य प्रदेश जैसे मतलब स्थानों से आपको मंदिर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, देखो, हमें पहली बार भगवान शिव और विष्णु के चित्र इमेजेस यहीं से देखने के लिए मिले हैं। ठीक है। फर्स्ट टाइम images of Lord Vishnu and Lord Shiva। गुप्त काल में ही हमें पहली बार भगवान विष्णु एवं शिव के चित्र देखने के लिए मिले। भगवान विष्णु एवं शिव के चित्र पहली बार। इससे पहले भगवान विष्णु और शिव तो होते थे, उनकी पूजा होती थी, लेकिन कोई फोटो नहीं थी, कोई चित्र नहीं था, कोई दर्शन नहीं था कि देखने में कैसे लगते हैं। तो फर्स्ट टाइम द इमेजेस ऑफ द लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड शिवा इज फाउंड फ्रॉम दिस पीरियड। पहली बार हमें भगवान विष्णु और भगवान शिव के चित्र इसी काल में देखने के लिए मिलते हैं। सर साइंस आप पढ़ाया करो। मैंने अगर बेटा साइंस पढ़ा दी ना आपको एक बार, तो आप 100% फेल हो जाओगे, पक्का फेल हो जाओगे। अरे जो टीचर खुद पास नहीं हो पाया साइंस में, मेरे पास मेरे डॉक्यूमेंट हैं क्या, क्योंकि अभी मैं घर वाले स्टूडियो से ही क्लास ले रहा हूँ। एक बार आपको डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ यार, मैं साइंस में फेल हुआ बैठा हूँ। हाँ होंगे तो सही यार। ये रही ना फाइल, ये तो खाली है, कहाँ गए डॉक्यूमेंट मेरे। होंगे। अरे यार, चलो किसी और की फाइल है ये। हाँ, अब आपको अपने मार्क्स दिखाऊंगा मैं। ठीक है। तो अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है मेरे भैया, मेरे बच्चे, कि इन भगवान विष्णु और भगवान शिव में भी सबसे ज्यादा पूजा किसकी हुई होगी गुप्त काल में। तो आप लिख लो मोस्ट वर्शिप्ड गॉड। जब तक कमेंट करके बताओ फटाफट, मोस्ट वर्शिप्ड गॉड इन दिस पीरियड। इस काल में सबसे अधिक पूजा किसकी हुई थी। सबसे ज्यादा पूजा जाने वाला भगवान। गुप्त काल में सबसे ज्यादा पूजा किसकी हुई थी जी, आपसे साफ साफ वो यही पूछ रहा है, और आपको साफ साफ जी यही बताना है। बताओ भाई, गुप्त काल में सबसे अधिक पूजा किसकी हुई थी। किसकी हुई थी गुप्त काल में सबसे अधिक पूजा। मोस्ट वर्शिप्ड गॉड ऑफ दिस पीरियड। चित्र की खोज नहीं हुई, चित्र बनाया किसी पेंटर ने बनाया होगा भाई, कोई होगा राजा का। तो आप लिख लो लॉर्ड विष्णु, यानी कि भगवान विष्णु। भगवान विष्णु की पूजा इस काल में सबसे ज्यादा हुई है। लॉर्ड विष्णु मोस्ट वर्शिप्ड गॉड ऑफ दिस पीरियड। इस काल का सबसे ज्यादा पूजनीय ईश्वर भगवान विष्णु। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ कि गुप्त साम्राज्य के शासक किसके फॉलोवर थे, यानी किसके अनुयायी थे, किसके कहने पर चलते थे, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड विष्णु, यानी कि भगवान विष्णु के अनुयायी थे। ज्यादातर भगवान विष्णु की पूजा करते थे, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। ठीक है, श्री विष्णु।
एनटीपीसी में तो साइंस के क्वेश्चन कम ही आते हैं, इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, ट्रेंड खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा जी, चलिए। देखो, नोट बनाना एक कला है, हर कोई बना नहीं सकता नोट्स। इस प्रकार से बनाओगे तो पहले अटेम्प्ट में फोड़ दोगे पेपर, क्योंकि क्लियर कट है, आपको पता है कहां से क्या फंसा हुआ है। ठीक है, अगली एक नोट बनाकर पॉइंट लिखें। लिखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ टेम्पल्स वर बिल्ट बाय गुप्तास। देखो, इतिहास में सबसे ज्यादा मंदिरों का निर्माण गुप्ताओं के द्वारा करवाया गया। हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के सिवाशी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके रेलवे में, इकोनॉमिक्स के भी आते हैं, लेकिन ये 3 सब्जेक्ट का ज्यादा बोलबाला रहता है। मैं आनंद में पढ़ाता हूँ बेटा काजल। लिखो, सबसे, थोड़ी राइटिंग बस मेरी खराब है, मैं बहुत कोशिश करी, मेरी अच्छी नहीं हो पाई, कई सालों से लगाऊं। सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं स्लो नहीं लिख पाता हूँ, सबसे ज्यादा मंदिर, ये तो आप लोगों के लिए थोड़ा स्लो लिखना शुरू करा मैंने। सबसे ज्यादा मंदिर गुप्ताओं ने बनवाए, ध्यान रखिएगा जी, कि इतिहास में सबसे ज्यादा मंदिरों का निर्माण गुप्ताओं के द्वारा करवाया गया। मैथ कैसा है आपका, साइंस से भी ज्यादा खराब। ठीक है, तो इतिहास में सबसे ज्यादा मंदिर अगर पूछा जाए कि बताओ किस वंश या किस साम्राज्य के राजाओं के द्वारा सबसे ज्यादा मंदिरों का निर्माण करवाया गया, तो आंसर क्या होगा? तो आंसर आपका मतलब होगा गुप्ताओं के द्वारा सबसे ज्यादा मंदिरों का निर्माण करवाया गया। जल्दी बेटा, बिट्टू जी जल्दी मिलेंगे, ठीक है। तो अगर सबसे ज्यादा मंदिर गुप्ताओं ने बनवाए, तो आपसे वो गुप्ताओं की मंदिरों की शैली पूछेगा ना, कि जब इनके मंदिर इतने फेमस हैं, तो फिर वो आपसे शैली भी पूछेगा। ठीक, सर आपको राइटिंग के लिए अच्छा सम्मान दिया जाएगा हम लोगों की तरफ से, ठीक है। आदित्य सर को नहीं हरा पाओगे आप सर, अच्छा। अरे नहीं भैया, मैथ तो मेरी बहुत ही खराब। तो आप एक और नोट बनाकर पॉइंट लिखें। नोट तो का नोट, देखो नोट में जो लिखवाता हूं इसका मतलब होता है कि ये तो क्वेश्चन 100% आएंगे ही आएंगे। ठीक है, लिख लेना। दे फॉलो, दे फॉलोड नगर स्टाइल, नगर स्टाइल ऑफ आर्ट। जैसे कुषाण और कनिष्क के समय में गांधार कला रही, वैसे गुप्ताओं के समय में नगर कला शैली रही है। कई जगह नागर भी लिख देते हैं, नागर कला शैली लिख लो, नागर कला शैली। तो गुप्ताओं ने नागर कला शैली को अपनाया जी। अगर आपसे पूछा जाए कि किस कला शैली को गुप्ताओं के द्वारा अपनाया गया, बेटर देन शुभम मैम सा, थैंक यू। तो नागर कला शैली को मतलब अपनाया है, ठीक है, नागर कला शैली को। फटाफट से लिखो भाई, नागर कला शैली को।
वेरी गुड बिट्टू। चलो आओ सर, इसमें कैसा ड्राइंग रहता है, किसमें, नगर कला शैली में? आओ मैं आपको बना कर ही दिखा देता हूँ कि प्राचीन काल में या मैक्सिमम जो हमारे यहाँ मंदिर बने वो किस प्रकार से बने हैं। बस करिए सर, टाइम वगैरह अभी तो बहुत टाइम है बालकों। चलो एक जरा नगर कला शैली को बनाते हैं, फिर मैं आपको फ्री करता हूँ। आप नगर कला शैली को ऐसे मतलब समझिए जैसे कि ये मंदिर है, ये पहला एक हॉल है, इस हॉल को कहते हैं अर्धमंडप, इसे कहते हैं अर्धमंडप। ये एंट्री है, ये एंट्री है। एंट्री का मतलब कि जहां आप मंदिर में प्रवेश करते हैं। फिर एक होता है जी दूसरा हॉल, इसको कहते हैं जी मंडप, इसको कहते हैं मंडप। ये वो स्थान है जहां लोग असेंबल होते हैं, मतलब इकट्ठे होते हैं। जैसे आप मंदिर जाओ तो मंदिर में आप पहुंचोगे तो भाई एक तो एंट्री हॉल होगा और एक इकट्ठे होने का हॉल होगा, जहां साइड में बैठ के लोग माला का जाप करते हैं, ठीक है। और फिर आपका ये वाला एक हॉल आता है, इस हॉल को हम कहते हैं गर्भगृह। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं गर्भगृह, गर्भगृह। गर्भगृह ये वो स्थान होता है जहां पर मुख्य देवी देवता की मूर्ति रखी रहती है। जैसे मान लो ये भगवान शिव का मंदिर है तो यहाँ शिवलिंग रखा होगा, ये भगवान शिव का मंदिर है तो यहाँ शिवलिंग रखा होगा। अगर ये भगवान विष्णु का मंदिर होता तो फिर यहाँ भगवान विष्णु के मतलब मूर्ति रखी होती, राम का होता तो राम की मूर्ति होती, श्याम का रखा होता तो श्याम की मूर्ति होती। तो गर्भगृह उस स्थान को बोलते हैं किसी मंदिर के मतलब मुख्य देवी देवता की जहां मूर्ति रखी रहती है, ठीक है। और गर्भगृह के ठीक ऊपर, गर्भगृह के ठीक ऊपर ध्यान रखो एक स्थान होता है, इसको कहते हैं शिखर। ये है जी आपका शिखर। शिखर गर्भगृह के ठीक ऊपर वाले हिस्से को ही कहते हैं, गर्भगृह ठीक ऊपर वाले हिस्से को ही कहते हैं। और गर्भगृह के ठीक ऊपर होता है आपका कलश, गर्भगृह के ठीक ऊपर होता है कलश। ड्राइंग पे ना जाए, भावनाओं को समझे, ड्राइंग पे ना जाए, भावनाओं को समझे। तो ये तो हो गया जी आपका पहला वाला अर्ध मंडप, और ये हो गया जी मंडप, और ये आपका हो गया गर्भगृह, ये शिखर, ये कलश। इस ये पूरा मिलाकर मंदिर हो गया। देखो कितने शानदार तरीके से मैंने आपका बनाया है। ये हो गया जी टेम्पल, और इसी की मतलब इसकी हाइट ऊंची है, इसलिए हम इसे नगर स्टाइल बोल सकते हैं। नगर स्टाइल का मतलब कि ज्यादा हाइट वाले मंदिर, ठीक है, हाई हाइट टेम्पल समझ लो आप, यानी कि ज्यादा ऊंचाई वाले मंदिरों को, ठीक है, जो ज्यादा ऊंचे होते हैं, जो ज्यादा ऊंचे होते हैं उसे नगर स्टाइल कहा जाता है। फटाफट से लिखो, गुप्त काल में ये मिला है। और गर्भगृह वाला क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, ध्यान रखना, गर्भगृह वाला क्वेश्चन बहुत पूछा गया है जी। गर्भगृह वाला क्वेश्चन बहुत आपसे पूछा गया है, इसको ध्यान रखना। स्टैटिक जीके जब आपको शुभम मैम पढ़ाएंगी तो वो आपको नगर स्टाइल अलग बताएंगे, गांधार स्टाइल भी अलग पढ़ाएंगी, मथुरा कला अलग पढ़ाएंगे। ये तो मैंने ऐसे ही यहां बता दिया, हालांकि ये स्टैटिक जीके का पार्ट था, हमारी शुभम मैम का पार्ट था, लेकिन आपने पूछा सर कैसे होते थे तो मेरे को आता था तो मैंने मतलब समझा दिया है, ठीक है। तो वो आपको बताएंगे, मतलब सारी कलाएं, चार पांच कलाई हुई हैं, द्रविड़ कला शैली, नगर कला शैली, ठीक है ना, मथुरा कला शैली। तो इस प्रकार से तीन चार कलाई हुई हैं, गांधार कला शैली। स्टैटिक जीके में जब आएगा तो आपको शुभम मैम और अच्छे से पढ़ा देंगे क्योंकि वो रेगुलर आपको पढ़ा रही हैं। तो इस प्रकार से सबसे अधिक मंदिरों का निर्माण भी किसने करवाया है? गुप्ताओं ने करवाया है। सर टेम्पल पढ़ा दी मैम ने तो बस, तो फिर ये टॉपिक आ ही गया होगा। हाँ जी, साउथ में द्रविड़ शैली के मंदिर चलते हैं और नॉर्थ में आपके मतलब ये नगर शैली के मंदिर चलते हैं। हाँ, शुभम मैम ने बताया था, 100% बताया होगा, ठीक है।
मैम बल्कि मेरे मुकाबले और अच्छे से बता देंगे, क्योंकि मैम मतलब रेगुलर इस टॉपिक को पढ़ा रही है ना, इसलिए। तो ये आज हमने पूरा गुप्त साम्राज्य मैंने आपको कराया, बहुत पूरे मन से जी जान लगा के जान झोंक दी मैंने। गुप्ताओं की कैपिटल राजधानी पाटलिपुत्र होती थी, कैपिटल लिख लेना। गुप्ताओं की पाटलिपुत्र होती थी राजधानी, यानी कि कैपिटल, ये भी आप याद कर लेना। फिर मैंने आपको कुमारगुप्त बताया, फिर मैंने स्कंदगुप्त बताया, फिर मैंने आपको इनके टाइटल वगैरह बताए, फिर गुप्त साम्राज्य हुणों का आक्रमण बताया, फिर विष्णुगुप्त जो आखिरी शासक हुआ, फिर हम गुप्ताओं के प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन पे आ गए, जिसमें सबसे पहले हमने वास्तुकला यानी कि इमारतों को देखा, फिर उसमें देखी हमने पिलर, फिर देखे हमने केव पेंटिंग, और फिर हमने देखे जी मंदिर। और कल जो हम मतलब पढ़ेंगे, जहां से शुरुआत करेंगे, अब गुप्ताओं का रह गया है प्रशासन, जैसे राज्य वगैरह को क्या कहते थे, साहित्य, कुछ किताबें बड़ी महत्वपूर्ण रह गई हैं जी इनकी, जो बहुत ही फेमस किताबें मतलब हुई हैं, और अधिकारियों के नाम। ये 3 टॉपिक इनके मतलब और रह गए, और कुछ 2-4 वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं नोट बना के लिखवा दूंगा। कल आपका गुप्ता एम्पायर, गुप्त साम्राज्य पूर्ण रूप से पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, दी एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाद में आपसे मतलब मिलते हैं। और संडे को शाम को 7 बजे मैंने रेलवे भोपालों के लिए पूरे जीके जीएस की एक छोटी सी मैराथन लगा रखी है। तो संडे शाम को 7 बजे विद्याग्राम की यूट्यूब चैनल पे हमारी और आपकी होगी मुलाकात। अगर वो इवेंट लग गया हो, जाके देख लेना, लाइक कर देना और बाकी बच्चों को इन्फॉर्म कर देना। धन्यवाद। शिवाशीष कैसे मार्क्स लाएं, कैसे पढ़ें, ये सब भी मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा। अभी आप पढ़ो तो सही, पहले फसल बो बेटा, फिर काटेंगे, ठीक है।